नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सतवीर सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं वंचित भारत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे मुद्दे पर जो आज के समय पूरी दुनिया में ज्वलंत है और वो है रूस, यूक्रेन या अन्य इसी तरह के देशों में नेपाली या भारतीय युवकों को सेना में भर्ती करने को लेकर। आज जब मैं इस वीडियो को शूट करने बैठा हूं तो 30,000 से ऊपर नेपाली युवक रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे हैं। $5,000 महीना, रहना, खाना, मारे गए, विकलांग हुए तो अच्छा बोनस। कुछ हजार नेपाली यूक्रेनी आर्मी की तरफ से रशियन से लड़ रहे हैं। ये स्थिति क्यों आ रही है, आगे बात करते हैं। भाड़े पर मरना मारना नेपाल के लोगों के लिए मान्य व्यवसाय है, वहाँ चलता रहता है। भारत और ब्रिटेन की सेना में तो उन्हें बाकायदा रिक्रूट किया जाता है। गोरखा रेजिमेंट बनी है, ये काफ़ी सम्मानजनक भी है। भाड़े का कॉन्ट्रैक्ट फौजी बनना जरा असम्मानजनक है, लेकिन पैसा बहुत है और रोजगार को तरसते युवा के लिए हथियार उठाना मजबूरी। 20 साल पहले उन्होंने सस्ते में अपने देश के माओवादियों के लिए हथियार उठाए थे और फिर राजशाही को उखाड़ फेंका। उन्हें अच्छे दिन की आशा थी जो कभी आए नहीं। नेपाली माओवादी दो पार्टियों में बंट गए। पूर्व में स्थापित नेपाली कांग्रेस, कुछ छोटे दल और इंडिपेंडेंट, और दो माओवादी दल। इनके बीच कोई भी कॉम्बिनेशन का गठबंधन बनाकर प्रचंड, देउबा और ओली सत्ता में आते जाते रहे। फिर पार्टियां इधर उधर होती रहीं, नई सरकार, नया पीएम, लेकिन आम जनता की हालत वही। नेपाल में विपक्ष कोई नहीं। बारी बारी आपसी अरेंजमेंट से सभी सत्ता की मलाई लेते रहे। सभी के करप्शन के किस्से हवा में तैरते रहे। खूब चीनी इन्वेस्टमेंट आया और धन, ठेके, प्रोजेक्ट की लूट मची रही। उधर नेपाली युवा विदेशों में मामूली काम खोजता रहा। रिफ्यूजी स्टेटस लेकर विदेशों में जाने लगा तो वहाँ के नेताओं को एक नया धंधा मिल गया। उन्होंने रिफ्यूजी साबित करने के दस्तावेज बेचना शुरू कर दिए। तो गरीबों के बच्चों के ताबूत आते और नेताओं के बच्चों की विदेशों में गुलछर्रे उड़ाती तस्वीर। इसकी आलोचना और गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखने लगा। कंट्रोल करना जरूरी था, तो सरकार कानून ले आई कि सभी विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फला नियमों का पालन करें। रजिस्ट्रेशन की डेट चली गई, लेकिन टिकटॉक को छोड़ के किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। नतीजा, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सहित 25 प्लेटफॉर्म बैन हो गए। इसके विरोध में मुट्ठी भर छात्रों ने जुलूस निकाला। संसद की तरफ तख्तियां लेकर बढ़े। 15, 20, 22 साल के बच्चे, उन पर लाठीचार्ज हुआ। वे भागे, कुछ संसद परिसर में छुपने लगे। इनको सीधे गोली मार दी गई। 22 मौतें हुई। इन 22 में से एक 12 साल का बच्चा भी था। हत्याकांड की खबर फैलते ही पूरा काठमांडू उमड़ पड़ा। देखते ही देखते दंगा, आगजनी, अराजकता फैल गई। हालत नियंत्रण से बाहर हो गए। सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। भारत में बैठे मूर्ख भी खुश हैं। वे खुद को दक्षिणपंथी मानते हैं, इसलिए तो वामपंथी सरकार गिरने से खुश हैं। खुद को सत्ताधारी मानते हैं तो विपक्ष के घर जलने से खुश हैं। उनकी खुशी तो हर कत्लेआम में है। गाजा में मुसलमान मरे तो खुश, यूक्रेन में पुतिन के दुश्मन मरे तो खुश, मणिपुर में मोदी के दुश्मन मरे तो खुश, कश्मीर में कश्मीरी मरे तो खुश। मगर ऐसी खुशी सरकार के लिए आत्मघाती है। जब सरकारें और उनके समर्थक समाज की गहरी पीड़ाओं को नज़रअंदाज कर अपने ही स्वप्न लोक में उतराते रहते हैं, तब वे ज्वालामुखी के मुख पर बैठे होते हैं। ये ठीक है कि भारतीय समाज की तासीर नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव या पाकिस्तान जैसी नहीं। इसका लावा जल्द नहीं फूटता, गुस्सा जल्द नहीं फूटता, मगर जल्द ठंडा भी नहीं होता। बेरोजगारी, महंगाई, मूर्खतापूर्ण टैक्स, दिशाहीन विदेश नीति, विचित्र मौद्रिक नीति, अर्थनीति और व्यापार, हर तरह के उदाहरणों की एक पूरी सूची बन चुकी है कि प्रशासन किस तरह से नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन इनका सबसे बड़ा पाप सोशल एजेंडा है, नफरत और टूट की राजनीति है। तो 90 साल जो विचारधारा हाशिए पर रही, घृणित और हास्यास्पद मानी गई, उसे पहली बार खुद को साबित करने का मौका मिला। भरपूर मौका गवाया गया कि जब सत्ता से जाएगी तो ढूंढे ना दिखेगी। नेपाली पॉलिटिकल एलीट की तरह वह भी रिश्ते, सामाजिक आर्थिक घावों से आंख मीचे आवाज दबाने के टुच्चे तरीकों में मशगूल हैं। चुनाव हो या सोशल मीडिया,
अभिव्यक्ति का गला घोटा गया है। न्याय के मार्ग में अदालती निदान भी अवरुद्ध है। सरकारी भाषा में धमक, बुलडोजर और गुंडई की प्रतिध्वनि है। नतीजे गले तक आ चुके हैं, तेजी से नाक से ऊपर जाने ही वाले हैं। जिस तरह दिया बुझने से पहले तेजी से जलता है, आवाज में गुंडई की प्रतिध्वनि भी पतन से पहले तेज हो जाती है। अब इतिहास के नए सफ़े पर वक्त किस रंग से अंजाम लिखेगा कोई नहीं जानता, लेकिन अब तक जो नुकसान हो चुका है उसके असर दूरगामी होने वाले हैं। भारत में अग्निवीर की योजना लागू हो चुकी है। अगले 10 साल में दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमारे बच्चे लड़ते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक बहुत खराब संकेत है। ट्रेंड और बेरोजगार वे दुनिया को असुरक्षित बनाने में योगदान देंगे। फटे हाल घर वालों को रेमिटेंस भेजेंगे और वह इसी रेमिटेंस के लिए अपने बच्चों को विदेश। तस्वीर आपके बेटे की होगी, वर्दी विदेशी फौज की। फैसला आपको करना है कि वक्त के साथ चलना है या समस्याओं को समझना है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये विषय कैसा लगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।